हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो स्वागत है तुम्हारा डे 4 ऑफ ब्रेन बूस्टर सीरीज, जहाँ पे अपन लोग रोज एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज अपन लोग लेने वाले हैं कैपेसिटर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस। तो स्क्रीन पर तुम्हारे सामने एडवांस 2019 का क्वेश्चन दिख रहा है और ये है तुम्हारा कैपेसिटर से। तो अपन शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज स्पेसिंग डी बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है, हैविंग एरिया ए, द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद एन डाइलेक्ट्रिक लेयर्स parallel to its plates, each with thickness del is equals to d by n. The dielectric constant of the mth layer is km, ठीक है, वो है फिगर कुछ। n की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज दी है। अच्छा, तो ये यहाँ कुछ काम आ रहा होगा, जहाँ ये n डिनोमिनेटर में होता है ना, और अगर n तुम्हें दिया हो तो ये अप्रोक्सीमेशन होगा या ये dx वगैरह कुछ बनना होगा। चलो देखते हैं। कैपेसिटेंस c का तुम्हें एक अच्छा फिर गंदगी मचाई इन्होंने। अल्फा के एप्सिलॉन नॉट ए डी आई एन आई ए एल एन होगा, ये डी एल एन बाय टू है, तो मैं वो फिगर में लिख के दिखा दूंगा। डी एल एन बाय टू द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछिए। अच्छा देखो, बहुत ईजी सवाल है। क्या कह रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तुम्हारे पास, ठीक है, और उसको अपन ने क्या करा है, ये जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, बहुत बड़ा बना रहा हूँ, ये फिगर तुम समझ रहे हो, ये ऐसा जो कैपेसिटर दिखता है तुम्हारा, ये बैटरी रहती है, रजिस्टर रहता है, तो मैंने इसको जूम करके बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट तुम्हारा कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, लेयर्स बनी हुई है, ये बहुत सारी ऐसी लेयर्स है, और कितनी है, ये एन डाइलेक्ट्रिक लेयर्स दी हुई है, ठीक है। अब हर लेयर के बीच जो स्पेसिंग है वो है डी बाई एन, डेल के बराबर। डेल जो कि है, इसको मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ, 0.5, हाँ, ये है तुम्हारी डी बाई एन के बराबर, ठीक है। और क्या कह रहा है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द mth लेयर इज के एम। हाँ, तो तुमसे कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के एम के बराबर है, और के इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम बाई एन। तो चलो अपन एक बार डेटा फटाफट लिख देते हैं। के एम की वैल्यू दी है के इंटू 1 प्लस एम बाई एन। एन की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज़्यादा है। कैपेसिटेंस सी तुम्हें दिया है अल्फा इंटू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी एल एन टू, ठीक है। और तुम्हें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो यहाँ के अपन क्या कंसेप्ट लगाएंगे, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये जो सारी लेयर्स है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि कैपेसिटर है और तुम्हें दिख रहा है ये या तो सीरीज बन रहा होगा या पैरेलल बन रहा होगा, ठीक है। इतना तुम दिमाग लगा ले रहे हो, क्योंकि ये इसका इसका के अलग है, इसका के अलग है, इसका के अलग है, क्योंकि के क्या है, तुम्हारा फंक्शन ऑफ एम है, और एम कौन सी है, एमएथ लेयर है। तो यहाँ से एक एम दूरी पे ये वाली जो सपोज तुम्हारी लेयर है वो एमएथ लेयर है, और इसका तुम्हें जो वो के दिया है, वो के तुम्हें दिया है के इंटू 1 प्लस एम बाई एन, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, ऐसे बहुत सारे हिस्सों में इनको बांट दिया है, और एम पे ये वेरी कर रहा है, और एन पे, एन तो तुम्हारा कांस्टेंट है तो एम के, तो ये वाला होगा के प्लस 1 बाय एन, ये वाले का होगा के प्लस 2 बाय एन, के प्लस 3 बाय एन, के प्लस 4 बाय एन, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट वाले का होगा के प्लस के इंटू 1 प्लस एन बाय एन, तो वो 2 बन जाएगा, तो ये 2 के हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तुम्हारी ये सीरीज चल रही है, समझ रहे हो, एम की वैल्यू के हिसाब से। एम है तुम्हारी एमएथ लेयर या जो भी नंबर ऑफ लेयर है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कभी भी तुम्हें कैपेसिटर सारे सीरीज में है या पैरेलल में है, ये निकालने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। इसका ट्रिक रहता है, तुम्हें ये देखना है कि एरिया बढ़ रहा है कि नहीं। ये इस तरफ से कनेक्टेड है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये, ठीक है, ये वाला। अब क्या देखो, सारी प्लेट्स के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर सारी प्लेट्स के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो मतलब ये सीरीज में होंगे, ठीक है। अगर ये एरिया यहाँ बढ़ रहा होता, ये कुछ इस तरीके से होते, ऐसे दिया होता, ऐसे दिया होता, ये 3a में बढ़ रहा होता, तो अपन कहते हैं कि भाई साहब ये पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया कि ये सीरीज में है। तो इन क्या कर रहा हूँ मैं, अब ये जो बहुत सारी लेयर्स थी ना, इनको मैं इंडिविजुअल कैपेसिटर्स बना के ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ। देख रहे हो, ये एक एक जो लेयर है, ये वाली लेयर तुम्हारी ये बनी, ये वाली लेयर तुम्हारी दूसरी ये बनी, ठीक है। पूरा पूरा ड्रॉ नहीं करा मैं, समझ जाओ। मैंने क्या किया, सारी लेयर्स को इंडिविजुअल कैपेसिटर बना दिया, इसका के इंटू 1 प्लस 1 बाय एन, इसका के इंटू 1 प्लस 2 बाय एन, ऐसे ऐसे इनको बांट लिया डाइलेक्ट्रिक में। अब मेरे को बताओ कि तुम्हारे पास अगर सीरीज है तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय सी वन प्लस क्या करो 1 बाय सी टू प्लस 1 बाय सी थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, और तुम्हें सी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम्हारा जो सी है वो तुम्हें उसके फॉर्म में दिया है, किसके, तुम्हारे एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में या डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में दिया है, तो तुम इसका फॉर्मूला लिखते हो सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए बाय डी, जहाँ पे तुम्हारा एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो अगर एप्सिलॉन नॉट के, हाँ, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी, जहाँ पे एप्सिलॉन की तुम्हारी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू के तुम्हारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए बाई डी। अब जो सी एमएथ है, सी एमएथ लेयर की, तो समझ रहे हो, यहाँ पे जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एमएथ लेयर जब आया, तो सी एमएथ लेयर का जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, उसमें के फॉर एम की वैल्यू डाल दो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तुम्हारा साइड आ गया, ये बन गया के इंटू 1 प्लस एम बाई एन, ठीक है। अब 1 बाय सी एम कर लो इसको, क्योंकि अपने को ऊपर फॉर्मूला में डालना है ना।
वन बाय सी एम तुम्हारा क्या बन जाएगा, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के 1 + m/n। ठीक है, थोड़ा सा गंदगी फैल रही है, लेकिन क्या है अपना, अब मैं सवाल देख लूँ पर m/n, ठीक है। और कहाँ पूछा था इसमें, ऊपर, इसमें ऊपर यार मैंने ना यहाँ पे सवाल निकाल रखा है ताकि तुम लोगों के लिए बार बार मुझे ऊपर ना करना पड़े, बट फिर मुझे समझ आया कि तुम लोगों को भी साथ में मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, तो के एम है, के इंटू 1 + m/n, अपन सब सही कर रहे हैं, ठीक है। अब आओ वापस नीचे, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अब अपन क्या ये लिख सकते हैं कि जो 1/c इक्विवेलेंट है वो समेशन होगा m इज इक्वल्स टू 1, m कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है ना, पहले से लेके n तक मैंने तुम्हें ऊपर एक्सप्लेन किया। और इसको मैं लिख सकता हूँ d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a k इंटू 1 + m/n, है कि नहीं। अब मैं यहाँ, ये सारे कांस्टेंट है, इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1/c इक्विवेलेंट तुम्हारा बन गया m इज इक्वल्स टू 1 से n, थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ ना मैं कांस्टेंट लिखने के लिए। हाँ, 1/c इक्विवेलेंट हो गया तुम्हारा 1/एप्सिलॉन नॉट a इंटू k, m इज इक्वल्स टू 1 से n, d अपॉन में k इंटू 1 + m/n। यार अपन कुछ मिस तो नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है अपन कुछ तो मिस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है, अगर मैं इसको देखो, मुझे कैसे समझ आ रहा है अपन कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं तुमको बताऊं, मेरा जो, मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा था कि n जो है बहुत ग्रेटर है, ठीक है। n अगर बहुत ज़्यादा ग्रेट है, रुक जाओ ना इसको ना थोड़ा, हाँ, अगर n जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने तुमको कहा था या तो ये dx बन रहा होगा या फिर ये राउंड ऑफ होकर 0 हो रहा होगा, d/n को अपन 1/∞ बना के 0 कर देते। लेकिन क्या है, ये ऊपर जो d है ना, ये खटक रहा है मुझे, ये तो मैं इसको बना लूँगा यहाँ पे d, रुक जाओ अपन ना फॉर्मूला, अच्छा देखो गलती मैंने क्या पकड़ी, ये जो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन a बाय d होता है, ये d जो है वो तुम्हारी थिकनेस होती है। अब मैंने d वैसा का वैसा उतार दिया एक सिली मिस्टेक में, लेकिन अपने को जो d है वो अपना डेल है, जिसकी वैल्यू क्या है, डेल इज इक्वल्स टू d/n, ठीक है। तो ये अपना जो है ये d/n होगा, इसको हर जगह अपन d/n करेंगे, समझ रहे हो। मैंने थिकनेस गलत उतार ली थी, तो अपनी थिकनेस डेल है अब, क्यों, और ये मैंने खुद गलती पकड़ ली, देखो तुम्हारे सामने सामने सॉल्व करते हुए। ऐसे ही तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना अपने सवाल को सॉल्व करते हुए। मैं चाहता तो यहाँ कट वट भी लगा देता, बट ठीक है, एडवांस का सवाल पहली बार में किसी से सही नहीं होता। मैंने एक आइडिया तो ले रखा था, बट हाँ मुझसे गड़बड़ हुई, वो उसको अपन ने रेक्टिफाई कर लिया, 1/एप्सिलॉन नॉट a इंटू के। अब देखो, अब तुमको मैं ट्रिक समझाता हूँ जहाँ से मेरा मेन ये सारी गलती भी रेक्टिफाई हुई और सब हुआ। क्या है, n है बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। और तुम वापस अगर फिगर पे आओ, तुम्हें फिगर ध्यान हो, ये जो मैंने फिगर बनाई थी, मैं फिगर में क्या कहा था कि ये इसकी जो सिर्फ अकेली लेंथ है ये है d/n। अब क्योंकि n बहुत ज़्यादा बड़ा है d से, और तुम्हें अगर इंटीग्रेशन थोड़ा सा याद आ रहा हो, इंटीग्रेशन में अपन क्या करते हैं, x दूरी जाके एक dx पार्ट को काटते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। और ये d/n, क्योंकि n बहुत बड़ा है तो d/n बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो क्या मैं d/n को dx नहीं अज्यूम कर सकता। सबको अगर मुझे ओवर अ रेंज इंटीग्रेट करना है और मेरे को सबसे छोटी इकाई जो है वो dn दी है, d/n, तो मैं उसको dx अज्यूम कर लेता हूँ। और यहाँ से x की क्या वैल्यू, अब देखो मेरे को इसकी थिकनेस क्या दी है, इसका मेरे को सॉरी थिकनेस नहीं, हाँ इसकी मुझे थिकनेस दी है, एक सेकेंड, फिर कुछ गड़बड़, हाँ नहीं ठीक है, इसकी मेरे को थिकनेस क्या दी है d/n, इसकी मेरे को थिकनेस क्या दी है d/n। तो यहाँ तक की थिकनेस हो जाएगी 2d/n, यहाँ तक की 3d/n, यहाँ तक की 4d/n, mth लेयर तक की थिकनेस क्या होगी, md/n, ठीक है। तो क्या मैं नहीं लिख सकता कि यहाँ से जहाँ मैं dx काट रहा हूँ m दूरी पे जाके, वहाँ का जो x है मेरा वो md/n के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। और क्योंकि यहाँ मेरे को m/n दिया है, तो मैं m/n को इधर लिख लेता हूँ, और m/n की वैल्यू होगी मेरी x/d। अब मैंने क्या किया, ये जो समेशन था मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया तुम्हारा इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो ये मेरी इंटीग्रेशन, अब देखो m की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है तुम्हारी, अगर मैं m रखता हूँ 1 तो x क्या बनता है मेरा, x मेरा बनेगा d/n, ओके। और अगर मैं m रखता हूँ n तो x मेरा बन जाएगा d, ठीक है। ये कुछ तुम्हारा इस तरीके से बन जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे लिमिट्स कंफर्म करने दो, अब कैसे करेंगे कंफर्म, चलो देखते हैं आगे पता चलेगा। d/n, ठीक है, होनी तो यही चाहिए भैया अब देखते हैं आगे, ठीक है। ये तुम्हारा x हो गया और वो हो गया, ठीक है। चलो आओ, अपन d/n को अपन ने क्या रखा था, d/n को अपन ने रखा था dx, और अपन ने 1 + m/n को क्या रखा था, x/d, तो ये हो गया 1 + x/d। अब 1 + x की फॉर्म जब भी होती है तो उसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है लॉग आता है, एप्सिलॉन नॉट a इंटू के, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ 1 + x/d। और अब क्योंकि x/d है तो अपन क्या करेंगे, 1/d से डिवाइड करेंगे, और 1/d से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ तुम्हारा ये जो एक डी एक्स्ट्रा है ये इंटू डी अपन बाहर निकाल लेते हैं ना, कांस्टेंट है, और यहाँ तुम्हारी लिमिट्स आ जाएगी डी बाय एन और डी, और ये तुम्हारी एक्स की लिमिट है। अब देखो अपन सबसे पहले अगर इसको वो रखेंगे, डी रखेंगे, तो ये डी बाई डी 1 हो जाएगा और तुम्हारा पहला आ जाएगा log 1 + 1 2, ठीक है। तो तुम्हारे लिए पूरा लिख दो क्या, एप्सिलॉन नॉट ए के log ऑफ 2 माइनस नीचे वाली डी बाई एन अगर लिमिट रखी तो क्या होगा यहाँ पे डी बाई एन 1 + 1 बाय एन, हाँ तो ये आ जाएगा log ऑफ, एक सेकेंड एक्स को रखा, ठीक है, तो ये log ऑफ 1 + 1 बाय एन। देखो फिर मैंने कहा था ना यहाँ पे अपन को अज्यूम करना पड़ेगा, क्या है क्योंकि n बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो क्या मैं 1 + 1 बाय एन को टोटल अप्रॉक्सीमेटली 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि n बहुत ज़्यादा बड़ा है ना तुम्हारा, तो ये लगभग 0 को टेंड कर जाएगा, तो ये तुम्हारा 1 को टेंड कर जाएगा, और log और 1 तुम्हारा क्या होता है, 0 होता है। तो ये तुम्हारी फाइनल जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी डी एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू ln2, ठीक है। अब इसका अपन ने, ये तुम्हारा 1/c इक्विवेलेंट आया, ध्यान रखो, तो अपना c इक्विवेलेंट क्या हो गया, c इक्विवेलेंट अपना हो गया एप्सिलॉन नॉट a इंटू के अपॉन डी ln2। अब अपने को ऊपर जाके कंपेयर करना है बस कि अल्फा क्या दिया हुआ था और अपना काम हो जाएगा। क्या था अल्फा अपना, अल्फा था के एप्सिलॉन नॉट a डी ln/2। अच्छा के अपना एक कांस्टेंट रह गया बाहर, उसको भी भैया अपन भूलेंगे नहीं, ये क्या कर रहा है, के लिखा है, ठीक है, मुझे लगा मैं भूल गया हूँ। तो देख लो इसके साथ कोई भी वो नहीं है, के एप्सिलॉन नॉट ए डी ln/2, तो यहाँ पे इंटू 1, तो तुम्हारे अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। भाई साहब इतना सॉल्व करने के बाद अगर अल्फा की वैल्यू 1 आ जाए, सीरियस ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे लाइफ में, बट मैंने इसका आंसर चेक कर लिया था, इसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब आ जाओ तुम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, देखो एडवांस 2019 का ही सवाल है। क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स S1 S2 खुले हुए हैं, कैपेसिटर्स की वैल्यू दी है C1 10, C2 30, C3 C4 80 80, ठीक है। इस given S1 is closed for long time so that capacitor तो, अच्छा ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, और इसमें तो अगर तुम सोच रहे हो कि चौथा ऑप्शन क्यों नहीं है, तो चौथा ऑप्शन ना बिल्कुल तुम्हारे पहले ऑप्शन से सेम था, तो उसको अपन ने हटा दिया, वो आंसर में भी नहीं था। रेलिवेंट ऑप्शन रखे हैं, आओ तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको ना अपन अलग अलग पेज पे अलग अलग ऑप्शंस को डील करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कहेगा, S1 को क्लोज रखा गया है और ये पूछा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1 विल बी 4 वोल्ट, अच्छा ठीक है, ये निकालना है। S1 को फिर क्लोज करा होगा लॉन्ग टाइम के लिए, और S2, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, पहले तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता है कि नहीं, मैं जरा ये पता कर लूँ। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, अगर कैपेसिटर को, जो तुम्हारा कैपेसिटर है उसको t इक्वल्स टू 0 पे जब तुम चार्ज निकालते हो या फिर t जस्ट क्लोज करते हो ना, तो तुमने किसको, स्विच को जस्ट क्लोज करा, तो जो सर्किट का कैपेसिटर है ना वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह ऐसे बिहेव करता है। और किस लिए, क्योंकि क्या होता है, कैपेसिटर जस्ट जब बंद हुआ होता है ना तो वो चार्ज नहीं होता, उसको चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कैपेसिटर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कहाँ होता है, जहाँ तुम्हारा शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। और सी जब तुम्हारा बहुत लॉन्ग टाइम वापस हो गया, तो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे फिर सारा का सारा जो चार्ज है वो चार्ज ड्रॉप तुम्हारा कैपेसिटर के अक्रॉस ही हो रहा होता है, और इसलिए वो फिर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इस बेसिक से कंसेप्ट पे अब देखना तुम्हारा पूरा का पूरा एडवांस का 2019 का सवाल कैसे सॉल्व होता है। आओ ए पार्ट क्या कह रहा है, S1 जो है, S1 को अपन ने, एक सेकंड इसको अपन जूम करके लॉक कर लेंगे, हाँ S1 जो है, S1 को अपन ने काफी देर के लिए क्लोज रखा, मतलब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाला तुम्हारा केस बन गया, ठीक है। काफी देर के लिए क्लोज रखा और कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1 विल बी 4 वोल्ट, ठीक है। देखो क्या है, अपन ने S1 को कर लिया है बंद, इसको थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ, अपन ने S1 को कर लिया है बंद, ठीक है, तो तुम्हारा सर्किट है, और S2 तुम्हारा पूरा खुला हुआ है। तो अब देखो तुम्हारा सर्किट, ये लाइन जो है, ये लाइन को पूरा का पूरा तुम गायब कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी गंदी लगेगी इसलिए मैं ये हटा दे रहा हूँ, बट ये लाइन तुम पूरी की पूरी गायब कर सकते हो, ठीक है। और अपन थोड़ा और जूम कर लेते हैं सर्किट पे, ये लाइन तुम्हारी पूरी गायब हो गई, सर्किट तुम्हारा सिर्फ ये जो बाहर बाहर वाला रीजन है ये तुम्हारा बच गया, ठीक है। अब ये कह रहा है S1 जो है काफी लंबी देर के लिए क्लोज रही है, और इसने क्या पूछा है, C1 के अक्रॉस तुम्हारा 4 वोल्ट का डिफरेंस निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो देख लो भैया, इसमें अपन का इसको KVL से सॉल्व कर सकते हैं इजीली, किससे सॉल्व करेंगे, हाँ ठीक है। क्या है, अगर तुम्हारा जो है सर्किट क्लोज हो गया है, सर्किट क्लोज हो गया लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब तुम्हारे जो कैपेसिटर्स है ना ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब कैपेसिटर्स के अक्रॉस ही तुम्हारा सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, और सर्किट में कोई भी करंट नहीं दौड़ेगा, और सर्किट में कोई भी अगर करंट नहीं दौड़ेगा तो तुम्हारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कम होगा, और इनको भी तुम ओपन सर्किट्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो फाइनल सर्किट बन जाता है वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, S1 तुम्हारा बंद हो गया, ये तुम्हारा जंक्शन P है, यहाँ पे तुम्हारा C4, ये तुम्हारी 5 वोल्ट की बैटरी, इधर तुम्हारा C1, ये तुम्हारा रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ नहीं, ये तुम्हारा Q जंक्शन हो गया, इधर आ जाओ, 100 ओम के अक्रॉस भी कुछ नहीं, इधर तुम्हारा C3,
और कोई एक और था ना, C2 गायब है, ठीक है, C4 C1 और ये तुम्हारा C3। ठीक है, अपन ये फटाफट एक बार वैल्यूज टैली करके आ जाते हैं पिछले पेज से। तुम्हारे जो C1 है 10 है, C1 10, C3 C4 80 80। ठीक है, बहुत बढ़िया। 80 माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड है, ठीक है, यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, 80 माइक्रोफेराड और ये 10 माइक्रोफेराड। अब अपन क्या करेंगे, तुम देखो यहाँ सीधे सीधे ये जो है ये तुम्हें सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है, तो अपन इनका एक बार ना सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं फटाफट से। तो 1/c इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा 1/10 प्लस 1/80 प्लस 1/80, 1/80 1/80 2/80 1/40 हो जाएगा। 1/40 प्लस 1/10, इसको करने की ट्रिक बता रहा हूँ, सीधे यहाँ से तुम सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। इसका समझ आ गया ना, ये 1/40 कैसे बन गया, 2/80 1/40 हो गया। अब अगर तुम्हें 10 माइक्रोफेराड और 40 माइक्रोफेराड के दो दी है तो इसकी सीधी सीधी ट्रिक होती है 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 40 यानी कि 50। ठीक है, अगर ये तुम्हें नहीं आती है तो सीधा सीधा फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना, सेम आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस मैंने मैथ्स ही लगाई है यहाँ पे, कुछ ऐसे तिगड़म नहीं लगा दिया है। तो ये तुम्हारा आ गया 8 आया ना, 10 इंटू 40 400 और बाय 50, तो ये तुम्हारा 8 माइक्रो फराड, तुम्हारा माइक्रो फराड ही दिया है, क्या दिया है, यूनिट्स का ध्यान रखना जरूरी है भैया, माइक्रो फराड है। 8 माइक्रोफेराड तुम्हारा सी इक्विवेलेंट आ गया। अब अगर तुम्हारा सी इक्विवेलेंट 8 माइक्रोफेराड आ गया तो तुम्हें सीरीज के कैपेसिटर्स का पता होना चाहिए कि सीरीज में हर कैपेसिटर पे Q की यानी करंट की वैल्यू तुम्हारी सेम रहती है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला लगाओ फॉर तुम्हारा 8 माइक्रोफेराड फाइनल वो है, और तुम्हारा जो करंट का सोर्स है, जो वोल्टेज का सोर्स है वो मेन क्या है, वो जो मेन है तुम्हारा ये 5 वोल्ट के सोर्स से ही वोल्टेज आ रहा है, तो बस देख लो Q इज इक्वल टू CV, तुम्हारा 40 माइक्रोकूलम जो है वो टोटल चार्ज जो है डेसिपिएट हुआ होगा। अब टोटल चार्ज जब जो डेसिपेट हुआ है, अब तुम्हें किसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि अब देख लो क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्या बताया ना मैंने तुम्हें, ये जैसे तुम्हारा सब हरीज करो, तुम्हारा जो है 40 माइक्रोकूलम सी इक्विवेलेंट क्यू इक्विवेलेंट आ गया ना, इसका ये सिग्निफिकेंस निकल के आता है कि इसके अक्रॉस भी 40 माइक्रोकूलम है, इसके अक्रॉस भी 40 माइक्रोकूलम है, इसके अक्रॉस भी 40 माइक्रोकूलम है। या यहाँ लिख लेता, अरे भाई मैं भी लगाऊं यार वहाँ गंदगी में, क्योंकि सारे सीरीज में है ना, तो सबके अक्रॉस जो चार्ज है वो तुम्हारा बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये 40 माइक्रो, अब पोटेंशियल डिफरेंस लेके सबके अक्रॉस वेरी करेगा। अपने को किसके अक्रॉस पूछा है इसने, C1 के अक्रॉस। C1 का तुम देख लो, Q इज इक्वल्स टू CV फिर से लगा दो। यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, V निकालना है, V निकालना है तो V इज इक्वल्स टू Q/C। Q की वैल्यू तुम्हारी 40 माइक्रोकूलम है और इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 10 माइक्रोफराड, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, मतलब 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कट जाएगा, माइक्रो से माइक्रो नहीं काट रहा है। कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया आंसर। तो ए ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, आओ बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अब बी ऑप्शन के लिए ना अपने को यहाँ से एक अच्छा टेक अवे ये मिल जाएगा कि चलो देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पता है +-40, चलो ठीक है। तो बी ऑप्शन के लिए अपने को पता है क्या टेक अवे है, तो देखते हैं। टेक अवे मैं ये लेना चाह रहा था कि क्योंकि इसमें भी की 1 S1 इज केप्ट फॉर अ क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम ना, तो C1 C2 C1 C3 C4 के क्रॉस कैसे कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, तो वो मैं देखना चाह रहा था। देखते हैं चलो क्या निकल के आता है। Key S1 is kept closed for a long time such that capacitors are fully charged. Now key S2 is closed. At this time the instantaneous current across 30 ohm resistor. अच्छा, अब देखो क्या है, जब यहाँ पे ये वाला जो सर्किट है इसको अपन कॉपी, अच्छा यहाँ से नहीं कर सकते, ये वाला जो सर्किट है ये किसके बाद बना था, जब S1 को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज करके रखा था। तो इस सेम सर्किट को मैं यहाँ बना लेता हूँ फटाफट से। ये था तुम्हारा अच्छा, यहाँ पे ये जो है पेन काफ़ी थिक हो गया है, इसको मैं 10.8 कर लेता हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये जो बना तुम्हारा सर्किट बना था, ये तुम्हारा P जंक्शन C4 5 वोल्ट C1। अब रेजिस्टर्स भी बना रहा हूँ मैं क्योंकि भाई करंट दौड़ेगा, है ना। Q जंक्शन 10 वोल्ट 30 ओम C2 और ये S2 जस्ट क्लोज होगा। ठीक है, ये तुम्हारा C4, ये 5 वोल्ट 30 ओम C3 और ये 100। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने जब पिछले वाले उसमें जो सॉल्व करा था वहाँ से अपन ने क्या इन्फ्रेंस निकाला था कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा अपना, इसके अक्रॉस ये था 4 वोल्ट, और क्योंकि ये दोनों 80 80 के बराबर हैं और तुम्हारा 5 में से 5 - 4 कितना हुआ 1 वोल्ट,
4 वोल्ट इसके अक्रॉस हो गया, 5 वोल्ट टोटल था, मतलब 1 वोल्ट बचा। और क्योंकि ये दोनों की कैपेसिटेंस बराबर है, मतलब इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी बराबर होगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इसके अक्रॉस भी 0.5 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 0.5 वोल्ट का ड्रॉप होगा? समझ रहे हो कैसे? 5 वोल्ट टोटल ड्रॉप होना चाहिए। केवीएल भी यही कहता है ना भाई कि जितना 5 वोल्ट टोटल है वही 0 होगा, तो बाकी सब में उतना ही 5 वोल्ट जाएगा। तो 5 वोल्ट टोटल यहाँ होना चाहिए, 4 यहाँ चला गया, 1 बचा, ये दोनों बराबर इनकी कैपेसिटेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप बराबर हो गया। तो यहाँ में क्या ये नहीं लिख सकता, एक तो पेन को थोड़ा पतला करो, गड़बड़ कर रहा है। हाँ, तो यहाँ में क्या ये नहीं लिख सकता कि इसके अक्रॉस जो है ये 5.5 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस 0.5 वोल्ट होगा। ठीक है, कैपेसिटर्स की वैल्यू लिख लेते हैं। अब अपन लगाएंगे क्या अपना भैया ब्रह्मास्त्र, केवीएल केसीएल खेलेंगे और क्या। नोडल कर लो, केवीएल कर लो, सबका लॉजिक तो एक ही है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई और अपन लगाना शुरू करते हैं केवीएल। इसको अपन ने किया है जस्ट क्लोज। अब जस्ट क्लोज का मैंने तुम्हें क्या बताया था, जस्ट क्लोज में कैपेसिटर तुम्हारा क्या बन जाता है, शॉर्ट सर्किट बन जाता है। तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जस्ट क्लोज में कैपेसिटर बन गया शॉर्ट सर्किट। दो अपने लूप बने, ये लूप बना तुम्हारा 1, ये लूप बना तुम्हारा 2। एक काम करो, यहाँ अज्यूम कर लो करंट यहाँ से I1 आ रहा है और यहाँ करंट क्या जा रहा है, यहाँ पे अपन I1, तो एक काम करो यहाँ I2, तो I1 यहाँ से जा रहा है, I2 यहाँ जा रहा है, तो ये I1 माइनस I2 हो गया ना KCL से। ये इस नोड पे 0 होना चाहिए, तो I1 आ रहा है, तो I1 माइनस I2 और I2 चला जाएगा, तीनों को ऐड करो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे सीन बन रहा है। अब क्या करना है, बढ़िया KVL लगा लो। थोड़ा सा जूम आउट करके अपन KVL लगा लेते हैं। लूप 1 में अगर अपन KVL लगाने जाएंगे, हाँ एक बात मैं तुम्हें बताऊं, इसकी ना अपन को डायरेक्शनैलिटीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो, ये प्लस और माइनस है, तो अगर बैटरी का प्लस कैपेसिटर के प्लस से जुड़ा है तो यहाँ प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर में माइनस प्लस चलता है, तो यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर तुम्हारा अगला कैपेसिटर का है यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और बैटरी के माइनस से माइनस जोड़ेगा, ऐसे चलता है सीन। ठीक है, उस तो बस ये हो गया। अब KVL लगाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे अपना कितना था, 4 वोल्ट, तो अपन प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब गिर रहा है, तो अपना ये हो गया पहला -4। दूसरा, अपना करंट भी इसी डायरेक्शन में है और अपन ले भी इसी डायरेक्शन से रहे हैं, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, -70 I1। यहाँ ये गया, ये बैटरी कितने वोल्ट की दी है अपने को इधर, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी दी है। बैटरी का 10 वोल्ट मतलब प्लस से माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो प्लस 10 वोल्ट। कैपेसिटर इसके अक्रॉस फिर करंट भी इधर ही है, ये भी इधर ही है, तो -30 I2। कैपेसिटर अपना शॉर्ट हो गया, तो -30 I2 इक्वल्स टू 0। अब अपन क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, -4 + 10 ये -6, +6 उधर जाके -6 हो जाएगा। तो ये काम करो ना, 70 30 जब दोनों माइनस में ही हैं तो उसको उधर ले जाओ, तो 70 I1 + 30 I2, इसकी तुम्हारी वैल्यू हो गई -4 + ये 6 वोल्ट। ठीक है, ये तुम्हारी बनेगी इक्वेशन 1। अब KCL लूप 2 में लगा लो। लूप 2 में थोड़ी गंदगी मचेगी, तो इसको अपन इधर कर लेते हैं ताकि साथ में रह सके। हाँ, तो लूप 2 क्या कह रहा है भाई, यहाँ से लेना शुरू करो। अब I2 और जो लूप है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो +30 I2, उसके बाद -10, उसके बाद तुम्हारा इधर जाएगा करंट और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो मतलब ये -100 I1 - I2, -0.5 वोल्ट, -0.5 वोल्ट। ठीक है, प्लस से माइनस जा रहा है। इस बार क्या है, करंट और इसकी डायरेक्शन फिर सेम है, तो -30 I1 - I2 +5 वोल्ट, -0.5 वोल्ट, और ये फिर वापस इधर ही आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, अगर वीडियो का टाइम अपन इसमें बचाना चाहें तो बचा सकते हैं, क्योंकि आंसर मेरे पास है, और आंसर में यहाँ से जो तुम्हारा वैल्यू आती है ना, वो 0.05 कुछ एम्पियर्स के बराबर आती है। और तुम्हारा क्योंकि ऑप्शन में पूछा हुआ है 0.2, तो ये ऑप्शन तुम्हारा वैसे गलत होता है। तो मैं बेसिक में सॉल्व करके दिखा देता हूँ फिर भी, क्योंकि अब यहाँ से मैथमेटिक्स ही है, तो मैं वीडियो का टाइम बचाना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हें और क्वेश्चन करा सकूँ। -0.5 -30 I1 + 30 I2 प्लस ये हो गया +4.5 = 0। बताओ, करूँ सॉल्व? मेरे को लग रहा है यार इसके बाद तो तुम कर सकते हो। दोनों इक्वेशन निकाल के दिखा दी तुम्हें, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, चाहो दोनों को सॉल्व करो। I1 I2 की वैल्यू आएगी। तुम्हारी पूछी कौन सी थी, इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस 30 ओम रेजिस्टर, मतलब I2 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। I2 की वैल्यू यहाँ से तुम्हें आ रही है 0.05 एम्पियर, चाहो तो चेक कर लेना। और ऐसे तुम्हारा फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। क्या है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट तुम्हें करा के दिखाना चाह रहा हूँ वो, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट अपन देखते हैं। बाकी अगर तुम कमेंट वगैरह करोगे कि नहीं हो रही, इक्वेशन सॉल्व नहीं आ रहा, तो मैं अलग से तुम्हें करके दिखा दूंगा। ठीक है यार, पिछली बार वो रेड थोड़ा डार्क हो गया था, इसमें आते हैं अपन। हाँ, एट टाइम t = 0 द की S1 इज क्लोज, द इंस्टेंटेनियस करंट इन द क्लोज सर्किट विल बी 25 मिली एम्पियर। अच्छा, t = 0 है,
S2 है ही नहीं, तो S2 को अपन ये सर्किट, फिर अपन ये वाला जो सेगमेंट है इसको अपन इसको अपन गायब मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये S1, हाँ ठीक है, S1 क्लोज कर दिया। तो अपना सर्किट क्या है, बस इतना रह गया। और टाइम t इक्वल्स टू 0, अरे तो बहुत आसान हो गया यार, C1 भी शॉर्ट, C3 भी शॉर्ट, C4 भी शॉर्ट, तो तुम्हारा सर्किट पता कितना बन जाएगा, समझ रहे हो, टाइम t इक्वल्स टू 0 सब शॉर्ट हो गया, सर्किट बस तुम्हारा ये रह गया, ये इधर रजिस्टर, ये Q, ये 100 का रजिस्टर, ये शॉर्ट, सब शॉर्ट, ये 30 का रजिस्टर, ये 5 वोल्ट, वो भाई ये तो बहुत ईजी हो गया, 5 वोल्ट, 30, 100, 70, ठीक है। अब कुछ नहीं यार, आर इक्विवेलेंट 30, 70, 100, 100, 200, आर इक्विवेलेंट 200, वी क्या है तुम्हारा 5, सही है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में गलत मत करो भाई बेइज्जती बहुत हो जाएगी, बच्चे माफ़ नहीं करेंगे। आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट 5/200, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 5/2 इंटू 10 टू द पावर -3 -2 -2, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 यानी 25 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी 25 मिली एम्पियर। कितना दिया है ऊपर, 25 मिली एम्पियर दिया है, तो सी ऑप्शन भी तुम्हारा करेक्ट हो गया। अब जो तुम्हारा एक ऑप्शन मैंने मिस करा था ना, वो यही वाला ऑप्शन था जिसमें ना इसके पी और क्यू के अक्रॉस पूछा हुआ था तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो उसमें क्योंकि वो ऑप्शन गलत आता है, क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हारा 4 वोल्ट निकल के आ रहा है C1 के अक्रॉस, तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, है ना। रजिस्टर अपन उस समय कोई करंट नहीं है, तो रजिस्टर नहीं होता है, तो उसमें क्या है, पी और क्यू के क्रॉस ड्रॉप पूछा हुआ था और ये इसको ओपन छोड़ा हुआ था, तो उसमें अपना पी और क्यू के क्रॉस ड्रॉप कुछ 10 वोल्ट पूछते हैं, तो वो गलत है, 4 वोल्ट ही आता है। तो ये तुम्हारा वो क्वेश्चन था, तुम्हें बता दूं मैंने। तो ये तुम्हारे तीनों पार्ट हो गए सॉल्व। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है एडवांस 2013 का पीवाईक्यू। देखो पीवाईक्यू तुमसे क्या कह रहा है, दो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर तुम्हें दिए हैं, रेडियस दिया है एक का r एक का 2r, मतलब डबल, हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली, टच ईच अदर, ओके। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर along the line joining the center of the spheres is 0, the ratio ρ1 and ρ2 can be। देखो तुम्हें दो चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ पे अधिकतम बच्चों का फोकस नहीं जाएगा, पहला है कैन बी और दूसरा है इसका, तो इस पे तो चला जाएगा, इस पे नहीं जाएगा तो किस पे जाएगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब होता है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि चार्ज जो है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस केस में तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कि सारा चार्ज जो है वो तुम्हारा सरफेस पे आ जाता है, जो भी है प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब तुम्हारा सिचुएशन क्या दी है, एक तुम्हें दिया है छोटा स्फीयर और एक तुम्हें दिया है बड़ा स्फीयर। ओहो बहुत ही गंदी ड्राइंग, बट ओके मैनेज। इसका तुम्हें इसमें काम करूँगा, दूसरा कलर यूज़ करूँगा, ईजी रहेगा। रेडियस दिया है इसका r, इसका रेडियस दिया है 2r, ठीक है। और क्या बोला है तुमसे, जो दोनों दूसरे छोटा स्फीयर है उसके सेंटर के डिस्टेंस 2r से तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। अब तुम्हारा कैन बी पे मैंने क्यों फोकस करा, क्योंकि ये क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट, ठीक है। और मल्टीपल करेक्ट में भी पेपर के टाइम पे बहुत बच्चे यहाँ फंसे होंगे, या आगे जिन्होंने सॉल्व किया होगा वो भी फंसे होंगे, क्योंकि कैन बी में ना वो एक केस ये वाला तो कंसिडर कर लेंगे बहुत ईजीली कि अच्छा इसके डिस्टेंस से 2r है तो ये डिस्टेंस हो गया r, ये डिस्टेंस हो गया r, स्केल पे नहीं है फिगर, बस समझ लेना। ये टोटल डिस्टेंस जो है 2r है इसके सेंटर से, और क्योंकि ये 2r r r r तो ये 5r है, बहुत बढ़िया, जिंदगी गोले गुलजार है। नहीं, एक जो कैन बी में बच्चे फंस जाएंगे वो ये है कि एक तुम्हें वो भी केस कंसिडर करना होगा जहां वो 2r यहाँ लाए करेगा और यहाँ भी फील्ड 0 हो सकती है, क्योंकि उसने कहा है कैन बी, मतलब कुछ भी हो सकता है। और ये दोनों बहुत ही उल्टे केसेस हैं, इनमें एक में दोनों की पोलैरिटी सेम होगी, एक में दोनों की पोलैरिटी भी डिफरेंट होगी, लेकिन क्योंकि कैन बी है और जेई एडवांस्ड है तो दोनों ही सही जवाब है तुम्हारे, और मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये पता है ना कि पोलैरिटी कैसे निकालते हैं, अच्छा मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। चलो होता क्या है, देखो कभी भी दो अगर तुम्हें चार्जेस दिए हैं या स्फीयर्स दिए हैं और तुम्हें उनके रेशियो वगैरह पूछा है चार्जेस का, और तुम्हें या तो देखो एक फॉर्मूला में तुम डालोगे E1 माइनस E2 करोगे तो Q1 की वैल्यू प्लस माइनस है क्या है उसमें कंफ्यूज होगे, नहीं तो लॉजिक से तुम फटाक से निकाल सकते हो। कभी भी अगर तुम्हारी जो फील्ड है चार्जेस के बीच में 0 हो रही है, मतलब समझ जाओ उनकी पोलैरिटी सेम है। क्यों, सपोज दोनों प्लस हैं तो एक प्लस इसको इधर धकाएगा, एक इसको इधर धकाएगा फील्ड को, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अगर तुम्हारी कभी भी चार्ज के बाहर, दोनों चार्जेस के बाहर हो रही है, तो समझ जाओ कि वो ऑपोजिट पोलैरिटी के और उनका रेशियो नेगेटिव है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो डिवीजन नेगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाला इसको दूर भगाएगा, ये वाला इसको खींचेगा, अपने अपने मैग्नीट्यूड से खींचेंगे वो, और वो फिर उनको कैंसिल आउट करेंगे। तो इस मूल मंत्र को गांठ बांध लो, बहुत फायदे में रहोगे। क्या है इसमें ना, चार्जेस को कैसे रखना है, इक्वेशन में क्या रखना है, इससे तुम एकदम आजाद हो जाओगे अगर ये कंसेप्ट आता है तुम्हें तो, ठीक है। तो अपन आओ दोनों केसेस को कंसिडर करते हैं।
ये तुम्हारा केस 1 में मार्क कर देता हूँ और ये वाला केस 2। केस 1 तो बड़ा सिंपल है। अच्छा तुम्हें ये फॉर्मूला पता है कि नहीं? ये फॉर्मूला है भैया, देख जो, रुक जो यही लिख देता हूँ। सबसे पहले अगर तुम्हारा यूनिफॉर्म स्फीयर दिया है और स्फीयर के अंदर तुम्हारे फील्ड निकालनी है, तो ई इनसाइड का फॉर्मूला होता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आर जो है वो तुम्हारा सेंटर से जितनी दूरी पे फील्ड निकालनी है वो है, और अगर तुम्हें ई आउटसाइड निकालनी है तो वो होता है तुम्हारा रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन आर स्क्वायर। हाँ, वो होता है तुम्हारा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड देना मुझे, ठीक है। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो तुम्हें दोनों फॉर्मूला दे दिया, रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसमें क्या है, ये आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, और ये वाला जो आर है वो तुम्हारा रेडियस ऑफ द होल स्फीयर होता है, ठीक है। अपन व्हाइट पेन ले लेंगे, डल डल लग रहा है ना थोड़ा सा। हाँ, तो अब देख लो, पहले वाला जो केस है इसमें दोनों के बाहर है, तो तुम्हारा मेजरली जो है सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो अपन लगा लेते हैं फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। पहले स्फीयर के लिए तुम्हारे रेडियस, पहले स्फीयर की और दूसरे स्फीयर की फील्ड्स इक्वल है, तो पहले स्फीयर के कारण फील्ड निकाल लो। छोटे स्फीयर की बात कर रहा हूँ, रो रेडियस इसका आर ही है, रो आर क्यूब, रो 1 है ना, ये रो 2 है। छोटे स्फीयर की रो कितनी दी है, हैविंग आर की रो 1 है, 2 आर की रो 2 है, तो छोटे स्क्वायर की रो 1 है, रो 1 बाय आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके सेंटर से तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, आर ही है। आर है कि 2 आर है, 2 आर हुआ यार, आर और आर 2 आर, ठीक है। ये 2 आर है, 2 आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इक्वल टू मैं इसलिए लगा पा रहा हूँ, E1 माइनस E2 वगैरह नहीं कर रहा, क्योंकि मैं लॉजिक से इसकी वो निकाल लूंगा, क्या, चार्ज की, चार्ज, हाँ ऑफकोर्स, प्लस माइनस चार्ज, सॉरी, ठीक है। तो ये रो है, दूसरे का क्या रेडियस है, रो 2 आर रेडियस है, रो 2 आर का क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट, इधर 2 आर है, उसके से डिस्टेंस कितना है, 5 आर, 5 आर का स्क्वायर। अब ये रो 2 है, आओ अपन बढ़िया इसको सॉल्व कर लेते हैं। रो 1 आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो 2 2 क्यूब 8 आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 25 आर स्क्वायर। आर क्यूब से आर क्यूब गया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन से 3 एप्सिलॉन गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। तुम्हारा रो 1 बाय रो 2 की जो वैल्यू आई वो आई कितनी, ये 8, 4 8 4 4 ऊपर का आएगा, 4 8 32 अपॉन 25। अब अभी यहाँ ये पूरा नहीं है, तुमने साइन को डील नहीं किया है अलग से, तो क्योंकि तुम्हें पता है कि स्क्वायर्स के बाहर है, तो मतलब साइन तुम्हारा ऑपोजिट होगा, तो रो 1 बाय रो 2 की जो वैल्यू है वो -32/25 होगी। सीधा सीधा लॉजिक लगाया है मैंने यहाँ पे, जो बच्चे कई हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो उनको लॉजिक लगा के मैंने रो 1 बाय रो 2 की मैग्नीट्यूड निकाला है। इसको तुम ये समझ सकते हो, रो 1 बाय रो 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो 32/25 निकाल लिया। अब इसमें कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, वो मैंने ऐसे निकाला कि बाहर जो है वो फील्ड जीरो हो रही है दोनों चार्जेस के, तो वहां से वो नेगेटिव होगा एक इनमें से, और कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो टोटल नेगेटिव हो जाएगा, तो -32/25 तुम्हारा आ जाएगा। अब ऊपर जो ऑप्शंस थे जहां से सोर्स से मैंने क्वेश्चन लिया वो सही दिया है, -32/25। एक आधी जगह पे क्या है, -32/5 दिया हुआ था, तो वो गड़बड़ थी, तो वो तुम देख लेना अगर तुम कहीं और से सॉल्व करो। यहाँ तो सही है, -32/25, ठीक है। हाँ, मैंने तो भाई साहब ध्यान नहीं दिया कि हमारे ये जो पीपीटी वाले भाई साहब हैं इन्होंने सही कर दिया है। जब मैं ढूंढ रहा था सवाल तुम्हारे लिए बढ़िया छांट के, तो वहाँ 32/5 था, तो वेरी नाइस, ठीक है। उसके बाद 32/25 हो गया। अब अपने को बाहर वाला केस कंसिडर करना है, तो अपन अलग पेज पे कर लेगा, यहाँ कर लेते हैं, देखो जगह है ना। तो अब आ जाओ इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या कहता है तुमसे, कि ये वाला जो है, यहाँ पे जो तुम्हारा फील्ड जीरो हो रहा है उसको अपन निकाल लेते हैं। तो देखो, पहले के लिए जो केस बनेगा ये ना, जब स्फीयर 2 है, ये स्फीयर है कि नहीं, हाँ, आर रो 2 जो है 2 आर वाले के लिए ये इनसाइड का केस बनेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए आउटसाइड का केस बनेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो बढ़िया, बस अपन ये फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर देते हैं। रो 1 इसका रेडियस आर ही है, तो रो 1 आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आर क्या है, इसके डिस्टेंस से कितनी दूरी पे है, ये 2 आर, तो ये 2 आर का स्क्वायर यानी 4 आर स्क्वायर हो गया। अब पूरा पूरा ब्रैकेट क्या लिखना, फिर यहाँ रो 2 इसका आर कितना है, इसके आर से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल बिग आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो, ये वाला जो डिस्टेंस बना, ये बिग आर बना ना। तो बस कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे अपन आर स्क्वायर से आर क्यूब, एक आर बचेगा, एक आर से आर ये कट जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये उधर चला जाएगा, तो रो 1 बाय रो 2 की वैल्यू जो आ जाएगी तुम्हारी वो 4 आ जाएगी। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें यहाँ लॉजिक समझाया था कि अगर दोनों सेम है और बीच में जीरो हो रहा है, अगर दोनों तरफ है और बीच में जीरो हो रहा है, तो दोनों का जो चार्ज है वो सेम होगा। अगर दोनों का चार्ज सेम होगा, मतलब ऊपर नीचे प्लस प्लस या माइनस माइनस, दोनों में ही केस में तुम्हारा 4 आ जाएगा आंसर। तो ये तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, 4 भी सही होगा।
अब ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत सारे बच्चों से इस आंसर में छूट जाता। अगर तुम्हें ये ध्यान था तो बहुत बढ़िया भाई, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर नहीं था तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ तुम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है -400√3 इन वायर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ नीचे की तरफ फील्ड जा रही है, एक सेकंड पेन तो ले लो, ठीक है। ये यहाँ नीचे की तरफ एक फील्ड आ रही है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग पॉजिटिव चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इन दिस रीजन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 2√10 × 10⁻⁶। तो ये यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा है q, चार्ज अपने को नहीं दिया है, मास भी अपने को नहीं दिया है उसके लिए, अच्छा बहुत बढ़िया। q/m की वैल्यू दे दी भाई, सहूलियत का काम किया जेईई एडवांस ने, जो कि तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये करेगा, तो पेपर में ये उम्मीद करके मत जाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक इसको इनिशियल स्पीड से देगा, कितनी इनिशियल स्पीड है 2√10 × 10⁻�6 मीटर/सेकंड, ठीक है। और क्या कह रहा है, पार्टिकल विल हिट टी, एक टारगेट रखा हुआ है इससे 5 मीटर दूर, इस टारगेट पे इसको टच होना है, अपने को बात करनी है इसके एंगल पे और इसके टाइम टेकन पे, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब तुम लोग काइनेमैटिक्स में प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे होता था कि एक पार्टिकल होता था, तुम उसको एक एंगल पे फेंकते थे, वो एक जगह जाके गिरता था, वहाँ की तुम रेंज निकालते थे, बढ़िया मजे करते थे जिंदगी के। इस मजे में जो ये नीचे पुलाने वाली चीज होती थी, इसको अपन कहते थे जी, और इसकी वैल्यू होती थी 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। याद आ रही है कहानी हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये होती थी वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब मेरे को बताओ, क्या ये सारा सिनेरियो जो इस क्वेश्चन में हो रहा है बिल्कुल सेम नहीं है, ये आएगा, ये ऐसे 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 जाएगा, ये यहाँ आके गिर जाएगा, इस पर लग जाएगा, बस यहाँ जो नीचे की एक्सेलरेशन है ए ई, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हारी कितनी है वो अपने को निकालनी पड़ेगी, बट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन यहाँ पे जी को रिप्लेस करेगा और तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो सेम लग जाएंगे। अब आओ इस एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं अपन। कैसे निकालेंगे, एक बात मेरे को बताओ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका एक तो फॉर्मूला कूलम्स लॉ K(Q1Q2/r²), दूसरा होता है Q × E, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q × E, न्यूटन से। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी वैल्यू नहीं आएगी Q × E/m। अब ये Q/m की वैल्यू तुम्हें 10⁻10 दी हुई है, तो 10⁻10 × E। अब E की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख लेते हैं अपन, E की वैल्यू तुम्हें दी हुई है -400√3। अब माइनस को छोड़ो क्योंकि अपने को डायरेक्शन पता चल गई है, तो अपन सिर्फ इसका वैल्यू लिख लेंगे, तो 10⁻10 × 400√3। तो भैया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 4√3 × 10⁻12 तुम्हारे एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब मेरे को बताओ, जब प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व करते थे काइनेमैटिक्स में, वहाँ पे तुम्हारा रेंज का क्या फॉर्मूला होता था। पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये डल डल लग रहा है। रेंज का तुम्हारा फॉर्मूला होता था u² sin 2θ cos 2θ, एक सेकंड, u² sin 2θ, हाँ, u² sin 2θ/g। जिसको मन में फॉर्मूला याद था और उसने मुझे ऑलरेडी करेक्ट कर लिया, एक सेकंड, हाँ सो सॉरी, थोड़ा घर में लोग रहते हैं तो कमरा बंद नहीं कर सकते दोपहर में, बट ठीक है। तो रेंज है u² sin 2θ/g। तो अब तुम मेरे को बताओ कि u की वैल्यू क्या है। u की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, कितनी दी, अरे हट जा लॉक, 2√10 × 10⁻6। 2√10 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2 4, √10 × √10 10, 4 × 10 क्या हो गया तुम्हारा, सही कर रहा हूँ ना मैं, पता चला तुम्हारे साथ मजाक मस्ती करने में मैंने गलत कर दिया। हाँ 2√10 2 दूनी 4, √10 × √10, ठीक है 40 sin 2θ। sin 2θ को अपन ऐसे लिखेंगे क्योंकि अपन वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जी की जगह यहाँ अपन ए ही लिख रहे हैं, और ए की अपने को वैल्यू क्या दी हुई है 4√3 × 10⁻12, और रेंज अपने को क्या दी हुई है 5 मीटर, है ना। यार अपन ने u का ये तो लिख लिया, उसके साथ एक वो 10⁻6 भी तो लिया हुआ था, हाँ वही तो मैं सोचूं, ये इंटू 10⁻12 भी तो हो जाएगा ना, 10⁻6 10⁻6। अब मेरे को बताओ, ये तुम्हारा 5 है, 5 को काटो, ये 1, ये इधर बचेगा 8, ठीक है। 10⁻12 से 10⁻12 किया, 4 से 8 गया 2, sin 2θ, ये √3 उधर जाएगा, ये 2θ नीचे आ जाएगा, sin 2θ की वैल्यू हो गई √3/2। अब तुम्हें पता है कि sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो क्या यहाँ से मैं बढ़िया इसको इक्वेट करके सीधा ये नहीं लिख सकता कि 2θ = 60 डिग्री, विच विल इम्प्लाई दैट थीटा = 30 डिग्री, है ना। थीटा तुम्हारा 30 डिग्री आ गया, तो ये तो हो गई मौज। अब लेकिन एक कंसेप्ट जो यहाँ पे अधिकतम बच्चा मिस कर जाएगा, वो कंसेप्ट ये है कि क्या तुम्हें याद है कि यहाँ पे अगर रेंज जो होती थी थीटा एंगल पे मैक्सिमम आ रही होती थी, या गिवन रेंज आ रही होती थी, तो वो थीटा के लिए और 90 - थीटा के लिए सेम आती थी। याद है कंसेप्ट, करके जाओ तो तुम्हारा, तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। लेकिन जो रेंज है तुम्हारी ना, वो थीटा = 30 और थीटा = 60 डिग्री दोनों के लिए आएगी बिल्कुल सेम। तो यहाँ से अपन जरा जाके चेक करें अगर, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो, हाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी टी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री, तो ये तो गलत हो जाएगा। पार्टिकल वेलोसिटी टी प्रोजेक्टेड आइदर एट एन एंगल 30 और 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा सही। थोड़ा जूम कर लूँ क्या, हाँ।
अब बताओ, अब अपने को टाइम देखना है। टाइम को ना अपन इस तरफ सॉल्व करते हैं। क्या है, फिगर के पास रहेंगे तो थोड़ा इजीली समझ आएगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ये जो है 5 मीटर, ये यू, अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो एक्सेलरेशन है सिर्फ वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड थी यानी कि यू कॉस थीटा, समझ रहे हो, ये तो कंपोनेंट ले रहा हूँ, इतना तो आना ही चाहिए भाई, यू कॉस थीटा, वो यू कॉस थीटा का यू कॉस थीटा ही रहेगा, ओवरऑल उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और एक्स डायरेक्शन का जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 मीटर। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में सिंपल सिंपल एक्स की एक इक्वेशन लगा दूँ कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो क्या मेरा काम नहीं बन जाएगा? क्योंकि टाइम तो चाहे वाई डायरेक्शन के लिए निकालो चाहे एक्स डायरेक्शन के लिए निकालो वो सेम ही रहेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन के लिए मैंने वेलोसिटी और डिस्टेंस को कर लिया केटर। अब मेरे को बस 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 कुछ नहीं करना, टाइम इज इक्वल्स टू डी, डिस्टेंस कितना दिया है 5 मीटर, वेलोसिटी कितनी निकाली मैंने 2√10 इंटू 10⁻6 इंटू कॉस थीटा। अब मज़ा यहाँ आएगा, यहाँ पे बनेंगे दो केसेस, क्योंकि अपने पास है थीटा की दो वैल्यूज, दोनों के लिए सॉल्व कर लेंगे अपन। थीटा की एक वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो 2√10 इंटू 10⁻6 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 टू को अपन ऊपर भेज देते हैं। और दूसरी तरफ टाइम का क्वेश्चन क्या आएगा, cos 60 डिग्री मतलब 1/2, 5/1/2 को एक काम करता हूँ ना, ये 1/2 आएगा ना, तो टू को काट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ 1/2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो √10 बच रहा है बस, √10 इंटू 10⁻6। अब ये 2 यहाँ से यहाँ भी कट गया, इसको भी काट देना चाहिए था पहले ही। अब मेरे को बात बताओ, √10 को मैं लिख सकता हूँ √5 इंटू √2, अगर मैं ऊपर नीचे √5 को काट दूँ तो एक ऊपर √5 बच जाएगा, यहाँ एक बच जाएगा √2, एक √3 बच जाएगा, और 10⁻6 को मैं यहाँ 10⁻−6 लिख दे रहा हूँ तो वो माइक्रो सेकंड आ जाएगा। अब ये मेरा आ गया √5/6, क्या कर दिया ये मैंने, हाँ √5/6 माइक्रो सेकंड। और इधर तुम्हारा ये आ गया, यहाँ फिर ये कटेगा, नीचे एक √2 बचेगा, ऊपर एक √5 बचेगा, इंटू 10⁻6, तो ये आ गया √5/6, अरे √5/2, दोनों जगह √5/6 थोड़ी आ जाएगा, वहाँ से काट ही देता हूँ पूरा, हाँ √5/6 माइक, अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, थोड़ा सा यार मैंने एक्चुअली स्लीपी हूँ, तुम्हारे लिए बहुत देर से बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5/2 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, तो एक 5/2 आ गया, एक √5/6 आ गया। आप अपन ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं, आओ। Time taken by the particle to hit t would be √5/6 as well as √5/2 second, ठीक है। वो डिपेंड करेगा तुमने कौन सा एंगल पे फेंका है, 30 पे फेंकोगे तो एक आएगी, 60 पे फेंकोगे तो दूसरी आएगी। ये हो गए तुम्हारे आज के ब्रेन बूस्टर सीरीज़ का एंड। बढ़िया, जेईई एडवांस की तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब पेपर बहुत ही पास है, ऐसे में घबराहट वगैरह ज़्यादा हो जाती है कई बार, वो हम समझ सकते हैं। घबराना नहीं है, पेपर की तैयारी करते रहो। अगर तुमने वीडियो पूरा देखा है तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छे से तुम तैयारी कर रहे हो, तुम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो, मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। आई होपिंग कि तुम दूसरे से भी सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा। इस सीरीज़ का एम है तुम्हारा ब्रेन बूस्ट करना, तुम्हारा दिमाग, जो मॉर्निंग में आ रहे हैं वीडियोस, तुम्हें एक टेम्पो पे लाना अपने आने वाले दिन के लिए, जो भी तुम्हारा आगे दिन है, जैसा भी प्लान है। तो ठीक है, अपन ने सवाल सॉल्व करे आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, कैपेसिटर्स के भी सवाल सॉल्व करे। कल अपन नया चैप्टर लेके तुम्हारे साथ हाजिर हो जाएंगे एक नए जेईई एडवांस PYQ एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।